आज हम जिस तथ्य के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है प्राकृतिक खतरों और आपदा प्रबंधन के लिए हम भूस्थानिक अनुप्रयोग किस तरह से यूज़ करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर हम प्राकृतिक आपदा के बारे में बात करते हैं तो ये सारी चीज़ हमारे समाज के इर्द गिर्द ही बना हुआ है, या हम एक नेचुरल डिज़ास्टर जो कहते हैं, और वो समाज के हर एक एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है, जैसे कि आवास, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, हमारा स्वास्थ्य, हमारी पारिस्थितिक सेवाएं, अर्थव्यवस्था, संचार या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये सारे चीज़ जो समाज को इन्फ्लुएंस करता है, उस चीज़ों का हानि या उस चीज़ों का ये आपदा से प्रभावित होना, जिससे हमें अपने नॉर्मल जो लाइफ होता है उससे वंचित करते हैं, उसे हम बेसिकली प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अगर हम आपदा के बारे में बात करते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें से एक तो है हज़ार्ड। हज़ार्ड वो चीज़ है जैसे कि कोई भी अप्रत्याशित घटनाएं जिसके कारण हमारे व्यवधान या हमारे समाज को व्यवधान या हानि होता है, जैसे कि बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि। दूसरा है एक्सपोजर। वो समाज के किस एस्पेक्ट को या किस घटक को प्रभावित करता है, जैसे लोग, संपत्ति। तीसरा चीज है वल्नरेबिलिटी और भेद्यता। वो खतरे को काबू पाने में असमर्थता या समर्थता का दर्शाता है, और इसको कंट्रोल करते हैं अर्थव्यवस्था, पर्यावरण अनुकूल क्षमताएं आदि। और इन तीनों चीज का सबसेट होता है जोखिम और रिस्क। अगर हम प्राकृतिक आपदा के बारे में बात करें तो हमारी दुनिया काफ़ी जोखिम भरी है, और ये जोखिम उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है जहाँ पे लोग बसते हैं और जहाँ पे लोगों का जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि हर हज़ार्ड की वार्षिक संभावना भविष्य में कैसे हो सकता है। तो लगभग सभी हज़ार्ड्स, मल्टी हज़ार्ड जिसे हम कहते हैं, वो ट्रॉपिकल रीजन पे ही स्थित है, और इसी रीजन में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी है। और उपजाऊ होने का कारण भी वही चीज़ें हैं जो हमें प्राकृतिक आपदा लाता है, जैसे बारिश, गर्मी, हवा, या प्लेट टेक्टोनिक्स के वजह से भूकंप, और अभी जो हम देखते हैं चक्रवात। ये सारे चीज़ ये ट्रॉपिकल रीजन में ही होता है, क्योंकि यहाँ पे उष्णता ज़्यादा है। सो जब हम आपदा प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, खास करके जो उस एस्पेक्ट को जिसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे अहम होता है सूचना, और ये सूचना ज़रूरी होता है निर्णय के लिए। सूचना हम कैसे करते हैं? एक तो हम ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण से करते हैं, जैसे कि हमारे सैटेलाइट से हम अपने पृथ्वी को प्रेक्षण या ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये हम अगर हर टेम्पोरली करते हैं, हर दिन या हर महीने या हर हफ्ते, तो हमें कहाँ पे
बदलाव हुए हैं, खास करके आपदा से जो बदलाव हुए हैं अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, उसका मानचित्र बनाने में हमें आसान होता है। दूसरा होता है जहाँ पे आपदा हुआ है वहाँ पहुँचना। ये भी उपग्रह से हम उपग्रह आधारित स्थानीय सेवा, जिसे हम नेविगेशन सिस्टम कहते हैं, वो हमें कहाँ हुआ है और उस वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देता है। तीसरा एस्पेक्ट होता है उपग्रह से संचार, क्योंकि जब कोई आपदा होता है तो सबसे पहले जो हमारे टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन सिस्टम, फ़ोन लाइन, मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल टावर्स, ये सारे ध्वंस हो जाते हैं, ये सारे बंद हो जाते हैं। तो उस समय कुछ भी सूचना देने के लिए आपके पास केवल एक ही और एकमात्र उपाय रहता है, वो है उपग्रह के माध्यम से। अगर हम देखें तो पूरा डिज़ास्टर साइकिल जिसे कहते हैं, या आपदा के जो चक्र है, उसमें आपदा का इवेंट से शुरू करके वहाँ पे रिलीफ पहुँचाना, उस जगह पे रिहैबिलिटेशन का के लिए तैयारियां करना, फिर जब उस चीज़ से उभर रहे गए हैं तो फिर लोगों को बसाने के लिए रिकंस्ट्रक्शन की भी ज़रूरत होती है। वो रिकंस्ट्रक्शन वो कहाँ पे करना है, किस जगह पे सबसे उत्तम जगह है जहाँ की अगली बार आपदा आने से नुकसान का चांस कम रहे। उसके बाद होता है मिटिगेशन, कि आपदा तो आते रहेगी, बट ये आपदा को हम किस तरह से इससे उभर पाएंगे। और आखिरी में है प्रिपेयर्डनेस, आपदा आने के लिए हम तैयार रहें। इसके लिए हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स या इस तरह के उपचारों की ज़रूरत है। अगर हम पृथ्वी अवलोकन के बारे में बात करें तो हमें दो तरह के उपग्रह कक्ष होते हैं। एक है जियो स्टेशनरी, जो कि 36,000 किलोमीटर इक्वेटर के ऊपर होता है, और दूसरा है पोलर सन सिंक्रोनस, जो कि 5,500 से 900 किलोमीटर के पृथ्वी से ऊपर होता है। ये दोनों ही अलग अलग तरह के अवलोकन हमें प्रदान करते हैं, खास करके अलग अलग तरह के डेटा। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है, चूँकि वो उनका क्या होता है घुमाव पृथ्वी के घुमाव के साथ सिंक्रोनाइज्ड होता है, तो वो एक ही जगह को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं, और इससे हमें उस जगह के ऊपर हर समय, अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल क्षमता है, उसमें हम एक उपग्रह, इस तरह के एक उपग्रह से एक एरिया को, जो डिस्क आप देख रहे हैं, उस डिस्क को मॉनिटर करने का हर आधे घंटे में हम उसका एक मानचित्र बना सकते हैं या उसका एक चित्र ले सकते हैं। ये हमें काफ़ी कैपेबिलिटी देता है, क्योंकि जो चक्रवात या इस तरह के डिज़ास्टर्स होते हैं, वो हम उस चक्रवात का इंटेंसिटी, उस चक्रवात का पाथ, वो चक्रवात कहाँ पे जाके लैंडिंग होगा, ये सभी का एस्टिमेशन बहुत आसानी से इस तरह के डेटा इनपुट से हम कर सकते हैं। अगर हम भू प्रेक्षण उपग्रह के बारे में जाने तो हमारे देश की क्षमताओं के में हमारे पास हर तरह के भू प्रेक्षण उपग्रह हैं। हम भूमि या जल के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास रिसोर्सैट 2A, रिसैट, इस तरह के उपग्रह हैं जो कि
हमें हमारे लैंड के ऊपर किस तरह का क्या क्या रिसोर्सेस है इसके बारे में पता लग सकता है। अब हम अगर उच्च संकल्प या जैसे कहते हैं हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट के बारे में बात करें तो हमारे पास कार्टोसैट 2 श्रृंखला है, रिसैट 2 है या कार्टोसैट 1 है। ये सारे हमें बहुत ही बारीकी से डिटेल्स या बहुत ही डिटेल्ड इमेज प्रोवाइड करता है। हमारे पास महासागरों के अवलोकन के लिए भी सैटेलाइट्स है, जैसे कि ओशनसैट 2 या सरलॉल्टिका या स्कैटसैट, जो कि हमें हमारे जो ओशंस है या हमारे आसपास जो समुद्र है, महासागर है, उनकी स्थिति के बारे में बताता है। वहाँ पे सी का सरफेस का टेम्परेचर कैसा है, हमारे विंड्स किस तरह से चल रहे हैं, हमारे वहाँ पे क्लोरोफिल कंटेंट क्या है, ये सारी जानकारियाँ हमें मिलती है। और एक है मौसम या जलवायु के लिए, जो जनरली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, जैसे इनसैट 3D 3DR, कल्पना। इससे हम बहुत ही कम समय के अंतराल में कोर्स रेजोल्यूशन ऑफ कोर्स होता है, बट हम बहुत ही कम समय के अंतराल में हमें उस जगह का और उस रीजन का एक चित्र मिल सकता है। सो हमारे पास अगर इमेजिंग कैपेबिलिटी के बारे में बात करें तो 1 किलोमीटर से हर आधे घंटे में से करीब 1 मीटर से भी कम रेजोल्यूशन के इमेजिंग करने की क्षमता है। बट उससे भी ज़्यादा हमारे पास एक और क्षमता है रिमोट सेंसिंग के द्वारा, वो है 3D इमेजिंग क्षमता। जैसे हम अपने 2 आँख से एक डेप्थ या डिस्टेंस के बारे में पता लगा सकते हैं, उसी तरह से अगर एक ही सैटेलाइट से 2 एंगल में हम देखें और फिर कंप्यूटर के ज़रिए उसे हम एक डेप्थ का एस्टिमेशन करें तो हम एक बढ़िया 3D इमेज बना सकते हैं पूरे विश्व का। और ये 3D इमेजिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग हर तरह के प्राकृतिक आपदाएं हैं, विशेष रूप से बाढ़, चक्रवात, सूखा, अत्याधिक गर्मी के लहरें, भूस्खलन, वनाग्नि, भूकंप, शायद एक वोल्केनो छोड़ के सभी कुछ हमारे यहाँ पे होता है। ऑफ कोर्स हमारे इंडियन रीजन में एक वोल्केनो भी है जो एक्टिव है, बैरन आइलैंड, बट वहाँ पे कोई सोसाइटी या समाज नहीं है, वहाँ पे मानव नहीं रहते हैं, इसलिए उसे हम नेचुरल हज़ार्ड के अंदर नहीं लाते हैं। और अध्ययनों से यह भी पता चल रहा है कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मौसम संबंधी डिज़ास्टर्स की तीव्रता, अवधि और अवधि में वृद्धि होने की भी संभावना है। ये काफ़ी सारे मॉडल्स भी ये इसी तरह पे डायरेक्ट करते हैं। सो हम अगर निगरानी करते हैं भूस्थानिक प्रौद्योगिकी से तो हमें क्या क्या मिलता है? हमें बेसिकली रिमोट सेंसिंग से पैटर्न्स और फीचर्स दिखते हैं अर्थ के ऊपर, जिसे हम अपने वैज्ञानिक समझ से एक डॉक्यूमेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ मैप्स, जैसे कि हाइड्रोलॉजिकल मैप्स हुए, जियोमॉर्फोलॉजिकल मैप्स हुए, लिथोलॉजिकल मैप्स हुए, लैंड यूज लैंड कवर्ड मैप्स हुए, वेजिटेशन टाइप मैप्स हुए। ये सारे मैप्स बनाते हैं। और जब हमारे पास ये सारे इंफॉर्मेशन एक जगह एज अ डिजिटल लेयर एक के ऊपर एक है, तो उससे हम उस डेटा से हमें बेसिकली किस जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उस प्रोसेसेस को समझने का क्षमता मिलता है, या मॉडल्स को डेवलप करने का क्षमता मिलता है, जिससे हम
पूर्वानुमान कर सकते हैं। तो हम अब एक एक करके अलग अलग नेचुरल डिज़ास्टर्स या प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम भूवैज्ञानिक आपदा के बारे में बात करते हैं। उसमें से सबसे वेल नोन है भूकंप। तो हम भूकंप क्या होता है? भूकंप होता है कि जब हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स या जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं उससे क्या बोलते हैं, जो ऊर्जा तैयार होता है पृथ्वी के अंदर, वो ऊर्जा बीच बीच में रिलीज़ होता है। और जब ये ऊर्जा रिलीज़ होता है तो कंपन होता है। इस कंपन से धरती के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है और इस कंपन से जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं धरती के ऊपर, बिल्डिंग्स, जिसमें सोसाइटी, जो सबसे पहले हमने बात किया था कि सोसाइटी और उसकी जो डिफरेंट आस्पेक्ट्स, उन आस्पेक्ट्स को इफ़ेक्ट करता है। तो हम अगर निगरानी या निरीक्षण के बारे में बात करें भूकंप में, तो जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी हमें सबसिडेंस के बारे में पता लगाने में मदद करता है। एक टेक्नोलॉजी है INSAR, इंटरफेरोमेट्रिक सार, सिंथेटिक अपर्चर रडार। उससे हम सबसिडेंस क्या हुआ है उसको समझ सकते हैं, कहाँ कितना हुआ है, किस लेवल का हुआ है। क्योंकि जब सबसिडेंस होता है तो ही आपके जो स्ट्रक्चरल डैमेज, जो मकानों का या समाज के दूसरे पहलुओं का डैमेज होता है, उसे हम उसके चलते होता है। दूसरा और एक ये तरीका है कि कहाँ भूकंप होने का चांसेस है, क्योंकि जब भूकंप होता है तो वो अपना छाप छोड़ जाता है, जैसे कि फॉल्ट्स हुए, फोल्ड्स हुए, थ्रस्ट्स हुए। सो ये सब कुछ का जो ट्रेंड जियोलॉजिस्ट है वो इनको पता लगा सकता है सैटेलाइट डेटा के माध्यम से। इसके अलावा भूकंप के दौरान कई समय थर्मल एनोमली भी दिखा जाता है क्योंकि काफ़ी सारे ऊर्जा, जो थर्मल ऊर्जा होता है वो भूकंप के समय रिलीज़ होता है। सो ये थर्मल एनोमली भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं सैटेलाइट डेटा के थ्रू। और हम अगर भूकंप के पूर्व चेतावनी या जोखिम विश्लेषण के बारे में बात करें तो ऐसे तो कोई इस तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है नहीं, अभी तक उतना डेवलप हुआ नहीं है। बट हाँ, कहाँ पर रिस्क ज़्यादा है वो हम ज़रूर पता कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सारे दुनिया में कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन, जो कि एक तरह का DGPS है या वेरी हाई रेजोल्यूशन GPS है, हाई व्हाट यू कॉल एक्यूरेसी GPS है, जो सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स में मूवमेंट को मेजर कर सकता है। इससे हमें पता चलता है कि कहाँ और किस जगह पे हमारे जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है कैसे मूव कर रहे हैं। सो हम ये पता लगा पाए हैं इसी हमारे कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन, जिसे हम कॉर्स कहते हैं, कि हमारा जो इंडियन प्लेट है ये डायरेक्टली नॉर्थ की तरफ मूव नहीं कर रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, और वो भी केवल एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर रहा है। सो जिसके चलते जो स्ट्रेन या स्ट्रेस बन रहा है अर्थ के नीचे, जो हिमालयन रीजन में स्ट्रेन या स्ट्रेस बढ़ रहा है, वो अलग अलग हिमालय के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से बन रहा है। और इससे अनुमान हम लगा सकते हैं कि कहाँ पे भूकंप का रिस्क सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा और एक एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी है, उसे कहते हैं TEC और टोटल इलेक्ट्रॉन कंटेंट। ये आयोनोस्फीयर में इलेक्ट्रॉन जो होता है, भूकंप के पहले देखा गया है कि वह उस आयोनोस्फीयर के इलेक्ट्रॉन में एनोमली पाया गया है। तो इस एनोमली को ये एनोमली भूकंप से 14 दिन से कुछ घंटों पहले तक रहता है। बट ये हम केवल वो पोस्ट फैक्टो कर सकते हैं, ये हम पहले आइडेंटिफाई नहीं कर पाए अभी तक कि
अगर एनिमली हुआ तो कहाँ पे हो रहा होगा, क्योंकि इसका रिजोल्यूशन भी काफ़ी कोर्स है। और एक तरह के भूवैज्ञानिक आपदा है भूस्खलन। यहाँ पे भी रिमोट सेंसिंग से निरीक्षण और निगरानी करना बहुत ही आसान है, और इसे हम बहुत आसानी से सैटेलाइट डेटा पे देख सकते हैं, क्योंकि ये उसके आसपास के जो सिग्नेचर होता है उससे काफ़ी अलग होता है लैंडस्लाइड्स। और ग्राउंड के इंस्ट्रूमेंटेशन, रिमोट सेंसिंग और टेरेन स्ट्रक्चर, ये सारे चीज़ों का मॉडल का डेटा को यूज़ करके जो हम मॉडल बना सकते हैं कि जिससे हम जोखिम विश्लेषण भी कर सकते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है उत्तराखंड के चारधाम जो रास्ते हैं, वो चारधाम रास्तों में हमने एक बढ़िया लैंडस्लाइड हज़ार्ड मैप बनाया हुआ है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड यूज़ करती है अपने चारधाम के समय, जो लैंडस्लाइड को काउंटर करने के लिए कहाँ कहाँ जेसीबी लगाना होगा या कहाँ कहाँ आपके लोगों को रखना होगा पीडब्ल्यूडी के, जो कि अगर लैंडस्लाइड हुआ तो वहाँ पे कहाँ उसको साफ़ करके सबसे आसानी से जल्दी रास्ता कैसे खोला जाए। अब पिछले साल एक बहुत बड़ा आपदा उत्तराखंड में आया था, वो है ऋषिगंगा रॉक स्लाइड इंड्यूस्ड फ्लैश फ्लड। इसमें क्या हुआ था कि एक हैंगिंग ग्लेशियर, रॉन्टी ग्लेशियर था, रॉन्टी पीक के ऊपर, रॉन्टी ग्लेशियर के ऊपर, तो वो बेसिकली आपका ऋषिगंगा ग्लेशियर के ऊपर था। तो फरवरी 7 को करीब सुबह 10 बजे ये एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा, बड़ा सा का मतलब ये पत्थर का टुकड़ा अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो ये करीब करीब 3 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा और करीब 50 मीटर उसका थिकनेस होगा। इतना बड़ा एक पत्थर का टुकड़ा ऊपर से नीचे गिरता है, जो कि करीब 2 किलोमीटर नीचे है। तो ये जो एनर्जी क्रिएट हुआ, ये एनर्जी यहाँ पे जितने भी परमाफ्रॉस्ट और बर्फ़, सालों का बर्फ़ पड़ा हुआ था, वो एनर्जी इन सारे चीज़ों को पिघला के एक बड़ा सैलाब जैसा क्रिएट किया। और ये सैलाब अपने साथ सब कुछ लेते हुए नीचे तपोवन जल विद्युत स्थल और बहुत सारे जगह पे काफ़ी तबाही मचाए। आप इस चित्र से देख सकते हैं कि ये एक एक पेड़ है, ये पेड़ करीब करीब 15 से 20 मीटर के होते हैं। तो ये इतना बड़ा सैलाब था कि ये पूरा एरिया, ये सारे पेड़ यहाँ से निकल गए। ये करीब 40 से 45 मीटर ऊंचा ये सैलाब था। तो रिमोट सेंसिंग से हमें बहुत आसानी से पता लगा पाए कि ये आया क्यों, क्योंकि उस दिन कोई बारिश नहीं था, उस दिन एकदम अच्छा खासा धूप था। और उस धूप के अंदर, उस धूप के समय अगर आपके पास कोई फ्लैश फ्लड होता है तो लोगों को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। तो हमें रिमोट सेंसिंग से उस दिन शाम तक पता चल गया था कि वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था। और एक एस्पेक्ट होता है जल मौसम संबंधी आपदा, वो है बाढ़। यहाँ पे भी हम रिमोट सेंसिंग से इसकी निगरानी कर सकते हैं, और इससे हम निगरानी करने के लिए हमें 2 तरह के सैटेलाइट डेटा ज़रूरत होती है। एक तो जो मल्टीस्पेक्ट्रल सैटेलाइट डेटा होता है, और दूसरा होता है रडार इमेजिंग सैटेलाइट। ये जो रडार इमेजिंग सैटेलाइट होता है, ये माइक्रोवेव रीजन पे होता है। बाढ़ के समय अक्सर हमें क्लाउड कवर मिलता है या बादलों से जगह ढका होता है, तो हमें नीचे क्या हो रहा है, कितना एरिया आपका बाढ़ से प्रभावित है, वो उसका आकलन नहीं हो पाता है। बट रडार इमेज और माइक्रोवेव इमेज ऐसा होता है कि जो वो बादल के
बादल के अंदर से आपको देख सकते हैं, क्योंकि उसका वेवलेंथ बड़ा होता है। सो उससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे कितना एरिया इनंडेटेड है। इस चीज़ को हमने काफ़ी यूज़ किया है हर एक फ्लड सीज़न में, और ये ऑलमोस्ट ऑपरेशनल है कि हमें जब भी बाढ़ आता है तो हमें कुछ घंटों में पता चल जाता है कि कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है और उसमें बचाव और रिलीफ कैसे पहुंचाया जाए। अगर हम प्रारंभिक चेतावनी और जोखिम विश्लेषण के बारे में बात करें तो काफ़ी मॉडल्स हैं, जैसे WRF मॉडल रहा या इवन डॉपलर रडार हुआ। ये इनसे हमें पता चलता है कि कितना बारिश हो सकता है, और जब हमें इस चीज़ का आंकड़ा मिल जाए कि कितना बारिश हुआ है या हो सकता है, तो बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है, स्पेशली हाइड्रोलॉजिकल और रिवर हाइड्रोडायनेमिक मॉडल्स, जो कि जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ बाढ़ आ सकता है और उस बाढ़ से कितना क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। तो इससे पहले ही हम मॉडल चला के एक लाइब्रेरी बना लेते हैं, और जब हमें इस तरह के डेटा रियल टाइम मिलता है तो उस लाइब्रेरी से हम सबसे उचित मानचित्र निकाल के उन एरिया में जितने लोग हैं उन लोगों को खतरे के जगह से बाहर कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है रिमोट सेंसिंग का, जान माल की को हानि में नुकसान रिड्यूस करने के लिए। अगर हम जल मौसम से संबंधी आपदा के बारे में बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने का एक बहुत बड़ा एपिसोड होता है। यहाँ पर भी हम रिमोट सेंसिंग से पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली कहाँ पे ये इस तरह का सिचुएशन बन रहा है, जिसमें डॉपलर रडार का भी काफ़ी भूमिका होता है। और इस तरह के बादल फटने से होता है अचानक बाढ़ भी आती है। आप सभी को पता है केदारनाथ हादसा क्या हुआ था 2013 में। तो अचानक आई बाढ़ जिसे हम फ्लैश फ्लड कहते हैं, ये एक तरह का बादल फटने से ही हुआ है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं चोराबारी ग्लेशियर और कंपेनियन ग्लेशियर है, जो कि केदारनाथ शहर के एकदम ऊपर है। सो वहाँ पे जब बादल फटा तो वहाँ से सारे जो मलबा वगैरह एक चोराबारी ताल है, उस चोराबारी ताल में आया, और इस चोराबारी ताल का जो मोरेन डैम था वो ब्रीच हो गया, जिससे पूरा का पूरा सैलाब आके केदारनाथ को काफ़ी नुकसान पहुँचाया, कोई इनफैक्ट ध्वस्त कर दिया। ये आप वीडियो देख सकते हैं, जो पहला हेलीकॉप्टर गया था आपदा के बाद, जिसमें आप जो डैमेज है वो डैमेज को देख सकते हैं कितना हुआ है। ये आपदा जून 2013 में 15 से 17 के दौरान अत्यधिक बारिश के चलते हुआ था। और इसे केवल नहीं, हम ये भी पता लगा पाए कि जब ये सैलाब आया उससे कहाँ कितना नुकसान हुआ केदारनाथ में, कितने घर पूरी क्षतिग्रस्त हुए, पूरा बाढ़ में बह गया, और कितना घर पार्शली डैमेज हुआ और कितना घर बच गया। बट केवल यही नहीं, आपको पहले आपसे बात हुई थी कि डिजिटल एलिवेशन मॉडल आपदा प्रबंधन में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। सो जब हम वीडियो बनाए, ये वाली वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के पहले हम और एक वीडियो बना पाए हैं जो कि डिजिटल एलिवेशन मॉडल और सैटेलाइट डेटा से बना हुआ एक 3D इमेज के ऊपर एक डिजिटल फ्लाई थ्रू किया। इनफैक्ट ये डिजिटल फ्लाई थ्रू हमारे जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए जो हेलीकॉप्टर गए थे, उन्हें ये डिजिटल फ्लाई थ्रू एक बहुत बड़ा मदद दिया, क्योंकि उन्हें इस डिजिटल फ्लाई थ्रू से पता चला कि हमें किस तरह से जाना है। और ये आप डिजिटल फ्लाई थ्रू जो देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली इट इज़ जियो लोकेटेड, इसमें हर एक का जियो कोडेड पॉइंट्स है।
सो इसमें आप अपना फ्लाइट पाथ भी बना सकते हैं। जल मौसम संबंधी आपदा में एक और आपदा जो बहुत ज़्यादा ऐसे देखने में तो बहुत ऐसे नहीं लगता है, पर ये हमारे अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। रिमोट सेंसिंग के मदद से हम एनडीवीआई प्रोफाइल या सॉइल मॉइस्चर या ग्राउंड वाटर मैप जो क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा ग्राउंड से हमें मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और सॉइल से के और या मिट्टी का और ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेके हम वल्नरेबिलिटी मैप बना सकते हैं। तो हमारे पास आज के दिन में एक ड्राउट अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो हमें आने वाले दिनों में कहाँ, कितना और किस तरह का सूखा आएगा इसे बता सकते हैं, और इससे किसानों को तो फ़ायदा होता ही है। ये इनपुट आज के दिन में इंश्योरेंस कंपनीज भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आप सभी ने सुनामी के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक तटीय आपदा है जिसे हम कोस्टल डिज़ास्टर कहते हैं। सुनामी एक समुद्र के नीचे भूकंप से बनता है, और ये एक जैसे आप पत्थर फेंकते हैं तो रिपल्स आता है, ये रिपल्स बनता है, और जब ये तट के तरफ जाता है तो ये काफ़ी बड़े वेव्स बनाते हैं। तो एक तो होता है निरीक्षण और निगरानी कि अगर सुनामी हुआ है तो कहाँ कितना डैमेज हुआ है, उसे हम आराम से पहले भी आप देखे हुए हैं कि अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा से बता पाते हैं। पर इसका सबसे बड़ा उपयोग है प्रारंभिक चेतावनी और जोखिम विश्लेषण। ये एक बहुत ही अच्छा एक प्रणाली है जो इनकॉयस में सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली जो इनकॉयस के द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें हमने बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में कई सारे प्रेशर सेंसर्स लगाए हुए हैं उन जगहों पे जहाँ पे फॉल्ट्स है, और जब भी एक कोई भूकंप आता है समुद्र के नीचे तो ये प्रेशर सेंसर के द्वारा हमें पता चल जाता है। ये प्रेशर सेंसर्स जीपीएस बुईज के साथ अटैच्ड है, और इस जीपीएस बुईज के थ्रू हमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट के द्वारा इनकॉयस में कुछ ही मिली सेकंड से भी कम में पता चल जाता है कि कहाँ पे कितनी तीव्रता या का भूकंप आया है। और उस अनुसार उन्होंने भी अलग अलग मॉडल्स बनाए हुए हैं जिससे कि वो एक सबसे बेस्ट मॉडल लाइब्रेरी से सिनेरियो निकाल के जो तटीय क्षेत्र में जहाँ पे क्षति होने का चांस ज़्यादा है वहाँ पे चेतावनी प्रदान करते हैं, रेडियो के माध्यम से, लाउडस्पीकर के माध्यम से और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। अगर हम और एक तरह का तटीय आपदा के बारे में बात करते हैं वो है चक्रवात। ये यहाँ पे रिमोट सेंसिंग एक बहुत ही अत्यधिक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें रिमोट सेंसिंग के द्वारा चक्रवात का फॉर्मेशन कि कहाँ पे बन रहा है, उसका ट्रैकिंग कि वो अभी हर आधे घंटे में या हर 15 मिनट में कहाँ है, और उसका लैंडफॉल, वो तटीय क्षेत्र में किस जगह पे सबसे पहले स्ट्राइक करेगा, ये सभी चीज़ का आंकड़ा हमें पहले से ही मिल जाता है, जिससे हम लोगों को जो प्रभावित क्षेत्र है उन क्षेत्रों से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ हमें और भी कुछ पता चलता है जैसे कि हवा की गति, उसके साथ संबंधित वर्षा, और एक बार जब ये चक्रवात निकल जाता है तो उससे कितना नुकसान हुआ उसका आकलन। आप इस टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस आप इससे ही अप्रिशिएट कर पाएंगे कि 2000 या 1999 में
एक उड़ीसा सुपर साइक्लोन आया था, जिसमें करीब 10 से 12 हज़ार लोगों की जानें चली गई थी, क्योंकि उस समय हमारे पास ये प्रणाली नहीं था। पर 2013 में साइक्लोन फालिन आया था, जो कि उस उड़ीसा सुपर साइक्लोन से भी ज़्यादा तीव्र था। पर इस दौरान चूँकि हमें पता था कि ये चक्रवात कहाँ पे लैंड होगा, उसका उसका इंटेंसिटी कितना होगा, और उसे हम पहले से साइक्लोजेनेसिस के समय से ही ट्रैक कर पा रहे थे, तो हमने लोगों को पहले से चेतावनी दी और लोगों को साइक्लोन शेल्टर्स में लेके सुरक्षित रखा। इनफैक्ट इस दौरान उड़ीसा में जो लोगों का जान माल का नुकसान हुआ वो 10 से भी कम था। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि इस तरह का तकनीक कितना ज़्यादा हमारे सोसाइटी को बेनिफिट करता है। इसके अलावा स्वास्थ्य और रोग निगरानी के लिए भी हम जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। कोविड के समय कि कहाँ किस तरह से पैटर्न्स चेंज हो रहे थे, मलेरिया का किस तरह से फैल रहा है, या कहीं पे भी कोई अगर गलती से कोई बायोलॉजिकल हज़ार्ड रिलीज़ हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, किस तरह से सर्वेलेंस करना है, ये सारे चीज़ हम जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। अब आते हैं हम पर्यावरण संबंधी विपदा। इसमें सबसे पहले आता है वनाग्नि। अगर हम निरीक्षण और निगरानी की बात करें तो अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग से सक्रिय आग को हम आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास थर्मल सेंसर्स है सैटेलाइट्स में, जैसे मोडिस हुए या SNPP VII या RS हुआ। इन सारे सैटेलाइट्स में थर्मल्स है, चैनल्स है, जिससे हम सक्रिय आग का पता लगा सकते हैं। केवल यही नहीं, जब आग लग जाता है तो जले हुए क्षेत्र का अनुमान भी हम लगा सकते हैं, खास करके जब हम शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन पे सेंसिंग करते हैं तो। पर केवल हम यहीं तक नहीं, हम आज के दिन में पूर्व चेतावनी और जोखिम विश्लेषण में भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। जैसे कि हमारे पास वनाग्नि जोखिम मॉडल्स हैं, जो कि हमें बता सकता है कि अगले 24 घंटे में किस जगह पे वनाग्नि होने का संभावना सबसे ज़्यादा है। ये बेसिकली जो वातावरण, वहाँ के कितने फ्यूल है और वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है, इस सारे चीज़ों को लेके मॉडल के द्वारा हम हर दिन इस तरह का अलग अलग वनाग्नि जोखिम मैप्स बनाते हैं। और केवल ये नहीं, जो अगर कहीं पे आग लग गया तो किस तरह से फैलेगा, फायर स्प्रेड मॉडल्स के द्वारा हम इसे भी पता लगा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल वनाग्नि का मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ये जो फायर फाइटर्स होते हैं, इन्हें भी पता लगना चाहिए कि किस तरह से, किस इंटेंसिटी से, किस स्पीड से आग फैल रहा है, ताकि आग उन्हें भी अपने चपेट में ना ले। और मैनेजमेंट को भी के इनपुट के लिए भी ये एक बहुत अच्छा टूल है, जहाँ की अपने टेबल पे बैठे जो मैनेजर्स हैं उन्हें पता लग जाता है कि कहाँ पे कितना आग लगा हुआ है। ये 2018 का एक सीन है, जिसे हमने डिजिटल एलिवेशन मॉडल और जो एक्चुअल सैटेलाइट डेटा है सेंटिनल-2, उसके इस्तेमाल से हमने एक डिजिटल फ्लाई थ्रू बनाया है। और कुछ भी विपदा है जो पर्यावरण संबंधी है, जैसे कि एरोजोल, ब्लैक कार्बन, या पराली जलाने से जो आपका प्रदूषण होता है,
जिससे दिल्ली या जो नॉर्दर्न इंडिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानियां होती है। कुछ और खतरे हैं और आपदा है जो औद्योगिक या उस तरह के सोर्सेस से आते हैं, जैसे कि पाइपलाइन में गैस लीक या वेस्ट हज़ार्ड या ख़तरनाक कूड़े की ढेर में आग लगना, या दो मालवाहक जहाज़ टकराने से जो ईंधन या ऑयल का स्पिलेज होता है ओशंस में, उसका पता लगाना, या औद्योगिक खतरे जैसे स्लैग डंप्स। ये सारे चीज़ें का आंकड़ा हमें सैटेलाइट डेटा से मिलता है। अगर हम जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं के नहीं बताते तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये आज के दिन में सबसे बड़ा आपदा है। हमारे ध्रुवीय क्षेत्र के जो आइस कैप्स है वो पिघल रहे हैं और इससे हमारा सी लेवल पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। हमारा सी लेवल राइज कर रहा है और इससे तटीय क्षेत्र में बहुत सारे जगह समुद्र के नीचे जा सकता है, खास करके वो द्वीप जो कि समुद्र से कुछ ही मीटर ऊपर है। ये सारे के सारे एक एक देश है जो कि आने वाले समय में अगर सी लेवल राइज इस तरह से हुआ तो पूरा का पूरा देश ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी है जिसे हम कहते हैं कि एक्सट्रीम व्हाट यू कॉल एक वचन घटनाएं। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है, जो वेदर सिस्टम है या क्लाइमेट है, ये जो हमारे महासागर में वार्म और कोल्ड करंट्स होते हैं उससे कंट्रोल होता है। और ये वार्म और कोल्ड करंट्स एक बड़ा कन्वेयर बेल्ट जैसा होता है। ये कहीं पे गर्म होता है, फिर वो जाके ठंडा होके फिर नीचे चला जाता है, फिर कहीं और जाके वो गर्म होके ऊपर आता है। पर ये गर्म और ठंडा जो होता है, ये हमारे ध्रुवीय क्षेत्र के जो बर्फ़ का एक परत है वो डिटरमिन करता है। ग्लोबल वार्मिंग के तहत बहुत सारे मॉडल ये कहा है कि 2000 और 2100 2080 से 2100 के बीच में ये जो नॉर्दर्न सी आइस है, जो आर्कटिक ओशन कहते हैं, आर्कटिक सी आइस कहते हैं, वो करीब करीब पूरा गायब हो जाएगा। और अगर ये होता है तो ये जो हमारा ओशन करंट है जो कि चलता है, अब मैंने क्या बोलते ये गोले बना के रखे हैं, ये जो ओशन करंट है इस पे बहुत बड़ा एक प्रभाव होता है। ये जो उष्ण करंट है, ये इसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, जो कि गल्फ ऑफ मेक्सिको से पूरे अटलांटिक ओशन पार करते हुए यूरोप के नॉर्थ में जाके नीचे जाता है। ये गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे जाके जो आर्कटिक आइस होता है, ये आर्कटिक आइस से ठंडा होके इसमें थर्मोहेलाइन कंडीशन जब इसमें होता है, ये डेंस हो जाता है और ये नीचे चला जाता है। आप सोच नहीं सकेंगे ये कितना पानी होता है, ये गर्म पानी जो नीचे जाता है। ये है 1 घंटे में ये पूरा जितना पानी नीचे जाता है वो करीब पूरे दुनिया के जितने नदी, तालाब और लेक्स है उन सब को, मैंने पूरा दुनिया के टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के जितने फ्रेश वाटर है वो पूरा फ्रेश वाटर अगर एक साथ मिला दिया जाए उतना पानी एक साथ नीचे जाता है इस क्षेत्र में। और ये जो गर्म करंट है ये यूरोप को गर्म रखता है। अगर आप देखें, ये है ग्रीनलैंड और ये है यूरोप, दोनों का लैटीट्यूड सेम है ऑलमोस्ट। ग्रीनलैंड पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है, जबकि यूरोप
पूरे साल बर्फ़ से नहीं ढका, कभी भी बर्फ़ से नहीं ढकता है। ऑफ कोर्स स्नो होता है बट इट इज़ नॉट परमानेंट आइस। सो अगर ये बंद हो गया तो क्या होगा? आधा यूरोप बर्फ़ के अंदर चला जाएगा। तो उसमें जो हमारे खाद्य फूड सिक्योरिटी, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा पॉपुलेशन इस जगह पे रहता है। और जो यूरोपियन सिविलाइजेशन हम आज देख रहे हैं वो शायद नहीं रहेगा। इसके अलावा हमारे पास उपग्रह से नेविगेशन भी हो सकता है, और हमारे अपने भी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक है, जो 7 उपग्रह के समूह है। ये एक स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है जो भारतीय क्षेत्र और उसके करीब 1500 किलोमीटर के सीमा को में सर्विस प्रोवाइड करता है। ये उपग्रह से नेविगेशन का और एक स्पिन ऑफ है। 2017 में चक्रवात ओखी आया था केरला में, जहाँ पे करीब 70 मछुआरे की मौत हो गई थी। इस समय क्या हुआ था, जब ये मछुआरे बाहर जाते हैं मछली पकड़ने समुद्र में, तो उनके पास कोई कनेक्टिविटी नहीं रहता, उन्हें कोई मैसेज या कोई न्यूज़ नहीं दे सकते हैं। तो इस समय क्या हुआ कि वो लोग जब बाहर गए उसके बाद ही एक चक्रवात ओखी फॉर्म हुआ, जो कि श्रीलंका के पास था। वो अचानक नॉर्थ की तरफ गया और इन मछुआरों को अपने चपेट में ले लिया, और भारत सरकार का कोई उपाय नहीं था कि इन मछुआरों को पहले से बता दे कि ये खतरे की तरफ जा रहा है। इसके बाद केरला गवर्नमेंट ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट किया कि हमें एक ऐसे प्रणाली दीजिए जिससे हम मछुआरों को इस तरह के जोखिमों के बारे में बता पाए। तो हमारे जो नाविक सैटेलाइट सिस्टम है उसमें एक फैसिलिटी है जिससे हम एसएमएस मैसेज भेज सकते हैं, मैसेजिंग भेज सकते हैं। तो हमने एक टूल बनाया, छोटा सा ब्लूटूथ एक अप्लायंस बनाया जो कि उनके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा, और ये ब्लूटूथ को उनके जहाज़ों के मास्ट पे लगा दिया गया। तो जब भी वो जाते तो उन्हें अपने मोबाइल में एसएमएस आ जाता कि ये यहाँ पे आपका खतरा है, या यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मछली मिलेगा। इसके साथ और भी एक फ़ायदा हुआ कि ये जब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को क्रॉस कर जाते हैं गलती से, तो भी इन्हें पता वार्निंग दिया जा सकता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सोसाइटी को एक इनपुट है स्पेस टेक्नोलॉजी का। और जैसे कि हमने कहा हुआ है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट संचार नेटवर्क हमने तैयार किया हुआ है स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन के माध्यम से, और ये इसका वर्तमान प्रयोजना में करीब 33 उपयोगकर्ताओं का नोड है जो कि हर स्टेट में है, और इसका मुख्य हब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नई दिल्ली में है, और एक हब स्टेशन जो ये हर एक स्टेट का एक प्राइमरी नोड है, और फिर इसका सेकेंडरी नोड हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। सो आप कहीं पे भी अगर आपदा आता है तो हम इस नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। और इस नेटवर्क से केवल सूचना ही नहीं, इस नेटवर्क के द्वारा हम टेलीमेडिसिन का भी सहायता कर सकते हैं कि जो फर्स्ट लेवल मेडिकल जिसे हम कहते हैं कि फर्स्ट लेवल मेडिकल सलाह, और तो वो हम ग्राउंड पे प्रोवाइड कर सकते हैं, भले वहाँ पे ट्रेन डॉक्टर्स हो या नहीं हो। अब हम सोशल मीडिया के द्वारा भी हम काफ़ी ज़्यादा जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके लोगों को सहायता प्रोवाइड कर सकते हैं। ये चेन्नई फ्लड के दौरान ये एक बहुत बड़ा एक प्रयोग था,
और सोशल क्राउड सोर्सिंग को यूज़ करके हमने केदारनाथ बाढ़ के समय कितने एसेट्स क्षतिग्रस्त हुए उनका भी पता लगाया, जिसे केवल 150 छात्र करीब 2-3 महीने में इसके पूरे डिटेल ला के हमें दे दिया। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है उसका यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। इसके लिए एक हमने आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया हुआ है, नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट, जिसे हम एनडेम कहते हैं। इसमें बहुत तरह के क्षमताएं हैं जिसे हम डेटा विजुलाइज कर सकते हैं। उसमें डेटा विजुलाइजेशन टूल्स होता है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मोबाइल ऐप भी है इसमें इनबिल्ट, जिसमें जो ग्राउंड पे है वो अपना क्या होता है इनपुट भेज सकते हैं, और डिज़ास्टर डैशबोर्ड भी है। तो इसमें बहुत सारी क्षमताएं हैं और ये अब बहुत सारे डेटाबेस इसमें बने हुए हैं जो कि आपातकालीन समय ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के मेंबर भी हैं, जिसमें आपदा प्रतिक्रिया के लिए हम कहीं पे भी अगर आपदा हुआ है तो वहाँ आप अंतरिक्ष आधारित जानकारी प्रदान करते हैं। अगर हमारा सैटेलाइट उस रीजन के ऊपर है तो हम उस रीजन का चित्र लेते हैं और उसे उस जहाँ पे भी डिज़ास्टर हुआ है उसे देते हैं, और इसके हम एक्टिव मेंबर भी हैं। सो बस यही